इज इट इंटरनेट which is causing the issue? मैं मोबाइल डाटा को पे शिफ्ट करूँ कि इसके बीच में ड्रॉप हो रही है? ओके I'm sorry, something went wrong. मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी तो I had to end the session because session was live but my video ended. I'm sorry for that. So, हम लोग ज्वाइन कर लें कुछ और फिर मैं दोबारा से शुरू करती हूँ ताकि जिन लोगों का जहाँ से बीच में स्टॉप आया था तो we can continue from there. थैंक यू. मैं फिर स्टार्ट करती हूँ. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो हम पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात कर रहे थे और हमने 3 काइंड्स ऑफ पेरेंटिंग की बात की. परमिसिव पेरेंटिंग और हमने बात की अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग और एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. तो द बेस्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज अथॉरिटेटिव बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ पेरेंटिंग कि जहाँ आप अपने बच्चों के लिए यानी उनको डिसिप्लिन करने के लिए यू डिफाइन द बाउंड्रीज. आप डिसीजंस लेते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना. लेकिन जहाँ अगर बच्चों को ऑब्जेक्शन होती है तो आप उन्हें ये चांस देते हैं, ठीक है, कि वो आपसे यानी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या जो भी उन्हें ऑब्जेक्शन है या दे कैन क्वेश्चन यू. अब उस क्वेश्चन का आप जब उन्हें आंसर कर देते हैं होता वही है जो आप चाहते हैं. या समटाइम्स आप यू जस्ट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ योर किड्स और आप वो करते हैं जो बच्चे करना चाह रहे होते हैं. अगर आपको लगता है कि जो वो सजेस्ट कर रहे हैं या जो बात उन्होंने कही है उसमें भी कोई हार्म नहीं है तो आप सरेंडर कर देते हैं या उनको भी इंपॉर्टेंस देते हैं. सो दिस व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू डू अ नेगोशिएशन, यानी आप जब डिस्कशन करते हैं तो आप भले वो ना करें जो बच्चे कह रहे हैं, लेकिन जब डिस्कशन होती है और आप जब बच्चों को सुन लेते हैं, उनको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर लेते हैं तो बच्चों को एक इम्पॉर्टेंस का एहसास होता है. उन्हें लगता है कि दे हैव बीन हर्ड, उन्हें सुना गया है, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी गई है. सो दिस का और फिर उन्हें एक वार्मथ का और एक नर्चरेंस का कि येस उनके पेरेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग है. तो ये एक एहसास होता है, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर एज पर रिसर्च जो है एशियन कल्चर के अंदर, तो पाकिस्तान क्योंकि एशिया में ही आता है, तो उसमें जो है हमारे पास अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करता है. अथॉरिटेरियन स्टाइल जो है दैट इज़ द पेरेंटिंग स्टाइल विच इज़ मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दोज काइंड्स ऑफ बिलीफ. क्योंकि इसमें आपने देखा है कंट्रोल की और नर्चरेंस की बात की. तो अगर मैं थॉट्स की बात करूँ तो इन्फ्लेटेड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसमें हम बच्चे को ये यानी किस तरह के बिलीफ फॉर्म होते हैं मैं वो भी बताती हूँ. जो ओसीडी में यूजुअली काम कर रहे होते हैं मैं भी एग्जांपल्स उनकी देती हूँ जो अंडरलाइंग ओसीडी वर्क करते हैं. बेसिकली ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है दिस इज वन ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल जो ओसीडी सिम्टम्स यानी डिसफंक्शनल बिलीव्स की तरफ लीड करता है. ऑब्वियसली इफ़ द ऑब्सेशनल या अनवांटेड थॉट्स आती हैं तो अगर किसी पर्सन के ये बिलीव्स हैं तो चांसेस आर ग्रेटर कि ऑटोमेटिकली जो है वो पर्सन वो करेंगे. ये पर्सन जो है उसमें डिस्ट्रेस एंजाइटी कॉज होगी और ये ओसीडी साइकिल जो है दैट विल बी डेवलप्ड. अच्छा, इसमें अक्सर जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग होती है, यानी अगर इसमें ये होता है कि बच्चे ने अगर कुछ सोचा तो हम उसे कहते हैं बेटा बात तो बराबर है, सोचा या किया. हालांकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ थॉट विच केम टू योर माइंड और जो एक्शन आपने परफॉर्म किया, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. लेकिन आप क्या कहते हो कि नो बेटा, आप कहते क्या हो कि बेसिकली कि बेटा सोचा और करना, सोचा या करना बात तो एक ही है.
अच्छा, इसके अलावा एक दो और जो हैं जो पेरेंट्स के अक्सर वर्बेटिम होता है और ऑब्वियसली द किड्स उसको सिर्फ इंटरनलाइज करते हैं, यानी वो इंस्टॉल हो जाता है उनके अनकॉन्शियस माइंड में, आप कह लीजिए कि बेटर सेफ देन सॉरी, बेटर सेफ देन सॉरी। अच्छा, अब आपने बेटर सेफ देन सॉरी तो आपने कंडीशन तो लगा दी है ना, एक रूल तो इस्टेब्लिश कर दिया है, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, ये नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी लाइक दिस, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, इट शुड बी परफेक्ट, ये इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ये गलती क्यों हुई। और एक जो मैंने अपने पेरेंटिंग वाले जो पेरेंटिंग ऑफ चिल्ड्रन पे जो मैंने किया था एक प्रोग्राम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, तो उसमें मैंने कहा था कि वो काइंड ऑफ पेरेंट्स जो बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें, मैं अक्सर इसके लिए वर्ड यूज़ करती हूँ अपनी, दिस इज़ व्हाट आई यूज़ इन थेरेपी, कि आप कटहरे में ला के खड़ा कर देते हैं, यानी छोटी सी गलती है और आप बच्चे से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तो जब आप उससे इतना सवाल जवाब करेंगे, यानी उससे क्यों गलती है, होगी मिस्टेक है, होगी। अब वो छोटी छोटी गलतियों पे जब आप उन्हें क्वेश्चन करते हैं और उनको कहते हैं, आप उन्हें ब्लेम करते हैं, तो वो एक सेल्फ ब्लेमिंग एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, वो डेवलप इन्फ्लेटेड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, उनसे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, दे फील एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो फिर वो बच्चे होते हैं फिर जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए करने की कोशिश करते हैं, दे बिकम परफेक्शनिस्ट। तो फिर ऑटोमेटिकली ये फिर इस तरह की थॉट्स को लीड करती हैं। ठीक है, और अक्सर अगर आप पेरेंट्स का वर्बेटिम है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये तो होना ही है, ये तो किसी और के साथ हो ना हो, मेरे साथ तो ये होना ही है और हमेशा ही ऐसे होता है। इफ़ यू हैव दैट बिलीफ, ऑटोमेटिकली रिमेंबर आपके बच्चे जो हैं लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट, जो आपको सराउंड कर रहे हैं, दे कैन डेवलप, दे कैन इंटरनलाइज इनकॉर्पोरेट दैट बिलीफ, वो उनके भी अनकॉन्शियस के अंदर वो इंस्टॉल हो गया है वो बिलीफ, यानी वो उन्होंने इनहेरिट कर लिया, आप कह लीजिए वो अंदर चला गया उनके, और अब वो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। सो ये हमें समझ में आ गया कि डिसफंक्शनल थॉट्स। सो नाउ कमिंग बैक टू, ये मैंने इसका एक पार्ट जो आपसे कहा था कि आई विल बी री एक्सप्लेनिंग यू, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये आपको मैंने चेन समझाई थी, ये वाला पार्ट था कि ट्रिगर हुआ, ऑब्सेशनल इंट्रूसिव थॉट्स आई, थॉट्स कभी भी एंग्जाइटी को लीड नहीं करती है, जैसे मैंने बताया, अनवांटेड हैं, डिस्टर्बिंग है, डिस्ट्रेसिंग है, दे विल नेवर लीड टू एंग्जाइटी अनटिल एंड अनलेस आपकी ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स, यहाँ पे इफ़ यू डोंट मिस इंटरप्रेट, यानी सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द थॉट, कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट विल डिफाइन कि आपकी जो थॉट है वो एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस, इंटरप्रिटेशन डिफाइन करेगी कि एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस को आपकी थॉट लीड करेगी या नहीं। So this is the misinterpretation of your unwanted intrusive thoughts which lead to negative emotions. And from where these misinterpretation, ये misinterpretation कहाँ से आती है, ये आपके लाइफ के अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, और इसके अलावा वो फैमिलीज जिनमें बहुत ज़्यादा हेल्थ कंसर्न्स हैं, जर्म्स ना लग जाएं, बेटा नीचे से चीज़ उठा के नहीं खानी, बेटा बाहर की चीज़ें नहीं खानी, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हेल्थ कंसर्न्स, एक तो होती है रियलिस्टिक एंग्जाइटी होती है, एक वो है कि कभी कभार तो बंदा बाहर का खा सकता है ना, चले आप, लेकिन आपने ज़िंदगी में कभी बाहर का चखा ही ना हो, ज़िंदगी में आपने कभी बाहर का वॉशरूम यूज़ ही ना किया हो, तो ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्थ कंसर्न्स होते हैं और ये जो वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है, ये अर्ली एक्सपीरियंसेस, दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसफंक्शनल बिलीव्स, जो कि आपके जर्नल अजम्पशंस, यानी जर्नल परसेप्शन अबाउट लाइफ, अबाउट ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, पीपल एंड डिसफंक्शनल बिलीव्स आपके डेवलप होते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा कि बुरा तो मेरे साथ ही होता है, बेटर सेफ देन सॉरी, और आई शुड नॉट रियली बी लाइक दिस, मुझे इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये वो आपकी डिसफंक्शनल बिलीव्स हैं जो आपको विच डिफाइन कि आप हाउ यू विल इंटरप्रेट योर इंट्रूसिव थॉट्स है। तो अब अगर आपकी ये वाली जो है इंटरप्रिटेशन, ये आपके जो ऑब्सेशनल थॉट्स हैं इन डिसफंक्शनल बिलीव्स पे अगर उनकी इंटरप्रिटेशन डिपेंड करती है, तो चांसेस हैं कि आप एंग्जाइटी डिस्ट्रेस का शिकार होंगे। सो एंग्जाइटी डिस्ट्रेस जो है, अब यहाँ पे आपकी जो एंग्जाइटी डिस्ट्रेस कॉज हो रहा है, इमोशंस कॉज हो रही हैं, उन इमोशंस के लिए अब आपके पास कंपल्शंस हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ सेफ्टी काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या यूज़ करते हैं। आप चाहें तो यानी डिपेंड करता है कि दोनों भी हो सकती हैं, और कंपल्शंस भी हो सकती हैं, काउंटर प्रोडक्टिव सेफ्टी स्ट्रैटेजीज़ भी हो सकती हैं। एजिंग क्लाइंट्स में सिर्फ अगर ऑब्सेशंस हैं तो काउंटर प्रोडक्टिव सेफ्टी स्ट्रैटेजीज़ जिसमें अवॉइडेंस है, डिस्ट्रैक्शन है, या घर वालों को भी अपनी रिचुअल्स का पार्ट बना लेना, उनको भी अपने रंग में रंग लेना, तो उनको यानी अपने जैसा ही बना लेना। तो ये बेसिकली दिस इज़ डन
सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये थी OCD, हाउ द OCD डेवलप्स. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ इट्स द OCD. सो इट्स द अर्ली एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू डिसफंक्शनल थॉट्स. सो जब भी कोई ट्रिगर हुआ लाइफ में, जो कि आपका, अगर आपकी थॉट्स हैं कंटामिनेशन से रिलेटेड, तो पब्लिक वॉशरूम है, डस्टबिन है, गार्बेज कैन है, जहाँ पे भी अगर आएगा तो उसको, उससे रिलेटेड जो आपकी थॉट्स हैं, वो अगर वो थॉट आई है, तो अगर आपके डिसफंक्शनल बिलीव्स हैं तो चांसेस हैं कि आप उन थॉट्स को उन डिसफंक्शनल बिलीव्स की लाइट में ही इंटरप्रेट करेंगे. अब अगर आपने उनकी लाइट पे किया है, उसी को उनकी बेसिस के ऊपर आपने इंटरप्रेट किया ऑब्सेशनल थॉट्स को, तो ऑटोमेटिकली आप दैट विल लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्सेशनल थॉट्स. और मिस इंटरप्रिटेशन होगी तो आपकी नेगेटिव इमोशंस डेवलप होंगी. अब नेगेटिव इमोशंस को काउंटर करने के लिए जो क्लाइंट यूज़ करता है वो काउंटर प्रोडक्टिव सेफ्टी स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है या कंपल्सिव एक्ट्स यूज़ करता है. कंपल्सिव एक्ट्स में जिसमें हमने कहा रिपीटिव आपके बिहेवियर्स हैं, चेकिंग बिहेवियर है, क्लीनिंग बिहेवियर है, वॉशिंग बिहेवियर है. मेंटल एक्ट्स हैं, कुछ नंबर्स आप रिपीट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, जो इमेज आपके जहन में अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करें, बट रिपीटेडली यू आर डूइंग, और ये डेलिबरेटली आप करते हैं. सो नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ OCD ट्रीटमेंट. OCD ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर माजिद ने साइको फार्माकोथेरेपी पे बात की है. ट्रीटमेंट ऑफ OCD जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम यूज़ करते हैं, यानी कोई सिंगल इसकी इंटरवेंशन नहीं होती है, मल्टी इंटरवेंशंस होती हैं. सो ट्रीटमेंट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी पे डिपेंड करता है. इसका मतलब है कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है. सो रिमेंबर, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं कि जिनके लिए आप सिर्फ साइकोथेरेपी एनफ वर्क करती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. वो माइल्ड इंटेंसिटी की या मॉडरेट की या सिवियर है, तो हम सिर्फ साइकोथेरेपी से हेल्प कर सकते हैं क्लाइंट को. वी कैन ट्रीट द क्लाइंट्स प्रॉब्लम विद साइकोथेरेपी. लेकिन कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस ऐसी हैं, डिसऑर्डर्स ऐसे हैं कि जिनके लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलैप्स ना हो. तो OCD के लिए अगर कोई फार्माकोथेरेपी दे रहा है, तो मैं नेक्स्ट फिगर में आपको समझाऊंगी कि फार्माकोथेरेपी जो ड्रग थेरेपी लेते हैं वो इस साइकिल के किस पार्ट को क्योर करती है. सो बिकॉज इट्स अ साइकिल, तो इंटरवेंशंस जो हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे होती हैं. तो आपकी फार्माकोथेरेपी कहाँ पे काम करती है और जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस होती हैं वो कहाँ पे काम करती हैं. तो अगर OCD जो है वो सिवियर नेचर का है, बिकॉज उसके भी स्टेजेस हैं, विद पुअर इंसाइट होता है और विद गुड इंसाइट होता है, और प्लस सिवियरिटी भी होती है. सिवियरिटी की किस बेसिस पे हम जज करते हैं कि जो सिम्टम्स हैं आपके ऑब्सेशंस के और कंपल्शंस के. अच्छा, रिमेंबर, कुछ लोगों की अगर ये, जैसे मैंने ये एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूँ जो डॉक्टर माजिद ने भी आई थिंक किया था, और उस वक्त व्हेन आई वाज लिसनिंग टू हिम, तो आई थॉट कि इस पॉइंट पे मैं हाईलाइट करूंगी कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस, उन्होंने एक पॉइंट ये किया था कि कब हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं, जब ये ऑब्सेशंस या कंपल्शंस या दोनों होती हैं और आपके जो हैं एटलीस्ट आपके पूरे दिन के अंदर, यानी आप ये जो पूरे दिन के अंदर आपका जो क्राइटेरिया है दैट शुड बी मेट कि 1 आवर जो है यू आर स्पेंडिंग ऑन योर ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस. एक दिन के अंदर 1 आवर, अब वो चंक्स में हो रहा है या कलेक्टिवली हो रहा है. एंड अदर इम्पॉर्टेंट इज, और अगर ये हो रहा है या इन ऑब्सेशंस या कंपल्शंस की वजह से आपकी जो रूटीन फंक्शनिंग है, आप अगर जॉब पे जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपकी रूटीन के जो मैटर्स हैं, घर के कामकाज हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं आप, वहाँ से एब्सेंटिज्म हो रहा है, स्कूल का काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो या वहाँ पे अगर आपकी ये फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट आ रही है, तो हम तब जाके कहते हैं कि इट्स अ डायग्नोसिस. अगर कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं है तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को फिर हम, या वो जो 1 आवर वाला हमारा क्राइटेरिया है पर डे वो मीट नहीं हो रहा, तो देन हम फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं डायग्नोज करते, फिर हम इंटरवेंशन ही ट्रीट करते हैं. मे बी फिर मेडिकेशन की भी ज़रूरत ना पड़े. दैट वी डिसाइड आफ्टर साइकोलॉजिकल असेसमेंट. तो अब अगर ये क्राइटेरियाज मीट हो रहे हैं तो फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोथेरेपी, कॉम्बिनेशन क्यों ज़रूरी है, जो रिसर्च की गई है उन क्लाइंट्स के ऊपर जिनको इंडिविजुअली फार्माकोथेरेपी दी गई है, इंडिविजुअली साइकोथेरेपी दी गई है, और वो जिन्हें कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो इट हैज़ बीन सीन कि जिन्होंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है उनके रिलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं. तो क्योंकि और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस अलोन वर्क, लेकिन जब आपकी सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो और सिवियरिटी का डिसीजन हम लेते हैं कि आपकी लाइफ में कितनी इम्पेयरमेंट आ रही है, सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग कितनी इफेक्ट हो रही है. अगर उसकी का वी हैव अ क्राइटेरिया फॉर कि कहाँ किस एरिया में कितना इम्पेयरमेंट आएगी, तो तब हम कहेंगे ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सिवियर है. सो बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया वी डिसाइड कि यहाँ पे जो इंटरवेंशन होनी है वो सिर्फ साइकोथेरेपी होनी है, पहले मेडिकेशन होनी है, ठीक है, और या फिर साइमल्टेनियसली दोनों साथ होनी है.
रिसर्च इंडिकेट करिए कि जहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी का, ठीक है, और प्लस अदर थेरेपीज भी हैं लाइक टेक्निक्स फ्रॉम हिप्नोथेरेपी हैं एंड एनएलपी विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, उसमें से भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं फॉर ट्रीटिंग ओसीडी. इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट मेथड है. तो डिपेंड करता है कि अब क्लाइंट की सिवियरिटी क्या है, तो साइमल्टेनियसली होना है, पहले एक होगा, पहले बाद में दूसरा होगा. दिस डिसीजन इज टेकन आफ्टर साइकोलॉजिकल असेसमेंट. कॉम्बिनेशन के अंदर हम करते क्या हैं, जैसे मैंने कहा कि साइकिल है, तो हम जो हमारी ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली वी ब्रेक द साइकिल, हम उस साइकिल को ब्रेक करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम जो इंटरवेंशंस हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे टारगेट करते हैं. सो आई एक्सप्लेन यू और ये क्यों जो है हमें करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो जो है वी रेफर द क्लाइंट फॉर, यस इट गोज हियर. ये इट्स अ न्यू फिगर, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. ये वही है, नीचे साइकिल वही है ऑब्सेशन का, जो यहाँ पे ये आपके वही जो जनरल अजम्पशंस, डिसफंक्शनल बिलीव्स और लीडिंग टू मिस इंटरप्रिटेशन, आपकी मिस इंटरप्रिटेशन को लीड कर रहे हैं, ऑफ ऑब्सेशंस, जो आपकी ऑब्सेशंस हैं उसकी मिस इंटरप्रिटेशन को लीड कर रहे हैं. सो बेस्ड ऑन दैट ये आपका साइकिल कंटिन्यू है. तो यहाँ आपकी साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन है. साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन भी कहते हैं, फार्माकोथेरेपी भी कहते हैं, ड्रग थेरेपी भी कहते हैं, मेडिसिन से इलाज भी कहते हैं. तो ये बेसिकली यहाँ पे ये मेडिसिन दी जाती है, और ये मेडिसिन दो चीज़ों को टारगेट करती है. जो साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन दी जाती है ऑब्सेशंस को करती है और एंजाइटी को करती है. तो ये दोनों को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ऑब्सेशंस को भी और कंपल्शंस को भी. सम पीपल्स आस्क कि क्या हम सिर्फ दवा ले लें, इस दवाई से ऑब्सेशंस कंपल्शंस कंट्रोल हो जाती हैं. ऑब्वियसली व्हेन ऑब्सेशंस और एंजाइटी कंट्रोल है तो कंपल्शंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती हैं. बट जैसे फार्माकोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है, रिमेंबर रीजंस वही हैं. वो जो डिसफंक्शनल बिलीफ आपने अर्ली एक्सपीरियंसेस से डेवलप किए हैं वो अपनी जगह पे फंक्शन कर रहे हैं. तो मेडिसिन टेम्प्रेरी तो सप्रेस कर देगी आपकी प्रॉब्लम को. मे बी आपने अगर 6 महीने या साल मेडिसिन खाई है, डॉक्टर माजिद ने बताया कि कितना अरसा मेडिकेशन कंटिन्यू करानी है, दैट वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. अगर आपने मेडिसिन का कोर्स पूरा किया है और डॉक्टर की कंसल्टेशन से आपने मेडिसिन छोड़ दी है, साइकोथेरेपी आपने नहीं ली है, तो आपके डिसफंक्शनल बिलीव्स तो वहीं पे है ना. तो लाइफ में कभी भी कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हो सकता है. क्रिटिकल इंसिडेंट कहते हैं कोई भी लाइफ में एक ऐसा वाकया जो दोबारा से आपका रिलैप्स करा सकता है. तो अब अगर दोबारा से रिलैप्स होगा क्योंकि डिसफंक्शनल बिलीफ वही है, तो कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंट आपकी डिसफंक्शनल बिलीफ्स को ट्रिगर कर सकता है वापस. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्बिनेशन, इसलिए ज़रूरी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी लें ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाएं, कि आपके डिसफंक्शनल बिलीफ्स भी जो है वो मॉडिफाई हो जाएं, उनकी जगह आप हेल्दी बिलीफ्स लर्न कर लें एंड यू लर्न हाउ टू कंट्रोल दिस साइकिल. तो यहाँ पे साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन पहला आपका ये ऑब्सेशंस और इसको की जाती है. सो दिस इज डन बाय साइकियाट्रिस्ट. यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उनका रोल आता है, ठीक है, द थेरेपिस्ट वर्क हियर. ये आपकी बेसिकली एंजाइटी की बेसिस पे जो कंपल्शंस आप कर रहे होते हैं, जो रिपीटेटिव यानी जो कंपल्सिव एक्ट्स होते हैं, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट इंटरवेंशन पॉइंट. ये आपका फर्स्ट इंटरवेंशन पॉइंट है जहाँ पे हम इसको जो है कंट्रोल करते हैं. तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्लाइंट्स को, और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, ये हम घर पे खुद से नहीं कर सकते हैं. सो इंटरवेंशंस जो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि क्या इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं, क्या है, थोड़ी सी उनकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, बट कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स इसलिए आपको नहीं बता सकती क्योंकि हर ओसीडी क्लाइंट के अंडरलाइन जो बिलीफ है वो डिफरेंट काम करते हैं, और उस पर ये जो केस कंसेप्चुलाइजेशन होती है वो हर क्लाइंट की इंडिविजुअल होती है. तो उसकी बेसिस के ऊपर थेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि कौन सी इंटरवेंशन करनी है. यस, ये जो मैं इंटरवेंशंस बता रही हूँ ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं, बट ये क्लाइंट की थेरेपिस्ट की अंडर सुपरविजन होती है, ये थेरेपिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, और ये यूजुअली जो परफॉर्म होती हैं दे टेक लाइक मोर देन 1 सेशन. दे आर डन इन लाइक इन मल्टीपल सेशंस में की जाती हैं. तो सबसे पहले तो ये किया जाता है कि जो क्लाइंट की ऑब्सेशंस होती हैं और जो उनकी और ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होती हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं. तो उसको लिस्ट किया जाता है उसकी थॉट्स को एक ऑर्डर के अंदर, ठीक है. और उसमें यानी फॉर इंस्टेंस एक तो ये है ना कि मैंने पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया और उसका टॉयलेट है उसको हाथ लगाया, तो हम सारी ऑब्सेशन किन किन चीज़ों से उसको जो है जर्म्स का होता है कि उसके हाथ गंदे हो गए. तो टेबल पे भी हाथ लग गया तो मिट्टी लग गई है, अब डस्ट लग गया, अब इसका मतलब है मैंने जर्म्स जो है वो कर लिया, मुझे इन्फेक्शन होगी. टेबल से भी होगा,
डस्टबिन से भी होगा, किचन का अगर सिंक है, गंदे बर्तन है, उनसे भी होगा, अब घर के वॉशरूम से भी होगा, पब्लिक प्लेसेस पे भी वॉशरूम से होगा। तो मल्टीपल जिनके जर्म्स वो होते हैं फिर वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो सबसे लेस एंजाइटी प्रोवोकिंग कौन सा है, कि कहाँ सबसे ज़्यादा उसको लगता है कि एंजाइटी कम होती है उसे, तो फॉर इंस्टेंस टेबल का है। तो अब आपने जो है करना ये है कि विद इन सेशन आप ये करते हो कि आप सेशन के अंदर अच्छा ये जो एक्सपोजर कराते हैं हम, एक्सपोजर मीन्स कि हम इंटेंशनली उसको वो जो उसकी थॉट है, ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको, यानी फॉर इंस्टेंस टेबल है तो टेबल को अब उसे कहना है कि वो हाथ लगाएगा। टेबल को हाथ लगाया तो डस्ट, अगर टेबल पे अपेरेंटली कोई डस्ट नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है डस्ट है, टेबल को हाथ लगाया, अब उसको लग रहा है कि मिट्टी लग गई या हाथ इन्फेक्ट हो गए। सो टेबल को हाथ लगाना इज द एक्सपोजर। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, क्योंकि जब भी वो टेबल को हाथ लगाता था वो जाता था और हाथ धोता था। अब उसको आपने यहाँ सिखाना है कि ही कांट वॉश द हैंड्स। अब उसको बैठे रहना है हाथ धोए बगैर, क्योंकि हो क्या रहा है कि हाथ गंदे हो गए हैं, अब एंजाइटी हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है, एक वो अनइजी फील कर रहा है, ही वांट्स टू गो कि हाथ गंदे हैं मुझे जाके धोने, क्योंकि डिसफंक्शनल बिलीव्स अंडरलाइंग अपने काम कर रहे हैं। सो व्हाट वी डू हियर, हम उसको अलाउ नहीं करते कि ही कैन गो एंड वॉश हैंड्स। अब वो फॉर अ लॉन्गर टाइम, अब वो 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, जितनी देर है, ठीक है, जब जितना सेशन का टाइम है वो हाथ नहीं धोएगा। अब इससे क्या होता है, ये हम मल्टीपल टाइम्स उसके साथ सेशन में कराते हैं, और वन सिचुएशन को, वन ऑब्सेशन को और कंपल्शन को हम 1 by 1 काम करते हैं। डिपेंड करता है कितनी ऑब्सेशंस हैं, और ये वाली प्रैक्टिस भी आप मल्टीपल सेशंस में करा सकते हैं। एक सेशन में आप यानी एक सेशन में आपने कराया, आपने मल्टीपल अगले सेशन में दोबारा करा सकते हैं। जब क्लाइंट टच करता है और उसको ये एंजाइटी होती है कि हाथ गंदे हैं, और अब ये जो है एंजाइटी हो रही है कि हाथ गंदे हो गए हैं, तो ये जो एंजाइटी और डिस्ट्रेस है बेसिकली वो इसको रिड्यूस करने के लिए जो है जाके हाथ धोता है ना। तो अब जब उसने हाथ नहीं धोए तो वो देखेगा कि जो एंजाइटी उसकी है, बिकॉज एंजाइटी का भी एक वो है, ये पीक पे जाती है, इंक्रीज होती है, पीक पे जाती है एंड देन डिक्रीज हो जाती है। क्लाइंट लर्न्स वन थिंग हियर कि उसने अगर हाथ नहीं धोए, यानी उसने अगर अपनी कंपल्शन परफॉर्म नहीं की, तो 2 चीज़ें हुई कि एंजाइटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज टेम्पररी इंक्रीज हुई, पीक पे पहुंची, वापस डिक्रीज हो गई। So, अब यहाँ पे क्लाइंट ने क्या लर्न किया, क्लाइंट ने यहाँ पे हैबिचुएशन, इट्स वी से दिस फिनोमेना हैबिचुएशन, यानी वो हैबिचुएट हो जाता है कि इसका मतलब है ये एंजाइटी पीक पे जाती है और टेम्परली जाती है और वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि यानी हाँ जो पीक पे जा रही है, अगर कोई भी इमोशन है वो पीक पे जाएगी पर उसे वापस नीचे ही आना है, ठीक है। तो इसका मतलब है पीक पे जा रही है, वापस नीचे आ रही है। तो वन थिंग ही लर्न्स, उसकी जो कंपल्शन है वो रुक जाती है। तो रिस्पॉन्स जो कंपल्सिव एक्ट उसने नहीं किया, दैट इज रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, अच्छा ये एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है, और फिर एक और चीज़ जो होती है, ये काम क्या करती है, जो एक्सपोजर और रिस्पॉन्स, क्यों एक कंपल्शंस को यहाँ हम क्यों रोकते हैं हम, ये एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, क्योंकि उसकी कंपल्शंस जो है ना उसकी वजह से ये साइकिल कंटिन्यूड है, ठीक है। ये जो क्योंकि वो पैटर्न स्ट्रेंथन हो गया और ये साइकिल कंटिन्यूड है। अब क्योंकि वो साइकिल कंटिन्यूड है, तो अगर कहीं वो हाथ नहीं धोएगा, ठीक है, हाथ नहीं धोएगा, हाथों को ऐसे ही रहने देगा, उसके बाद वो देखेगा कि उसको कोई बीमारी नहीं हुई है, उसने कोई जर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसे कोई इलनेस नहीं हुई है, तभी तो जाके उसका जो डिसफंक्शनल बिलीफ है या जो थॉट है वो चैलेंज होगी, और तभी जाके वो ये बिहेवियर, आज ये बिलीफ अनलर्न होगा। तो अगर ये साइकिल हम यहाँ से नहीं ब्रेक करेंगे, जो ये वाला है, ये साइकिल अगर हम कंपल्शंस का ब्रेक नहीं करते यहाँ पे, तो वो कभी भी यहाँ इस लेवल पे हम काम नहीं कर सकते, डिसफंक्शनल लेवल पे हम काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये ब्रेक करना है पहले, सो दैट ही कैन लर्न कि येस एंजाइटी पीक पे जाएगी, वापस टेम्परली इंक्रीज होती है, पीक पे जाने के बाद डिक्रीज होती है, प्लस अगर मैंने हाथ नहीं धोए तो मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, क्योंकि अंडरलाइंग उसकी यही जो है मिस इंटरप्रिटेशन काम कर रही है ना, कि नाउ आई एम एट रिस्क, ठीक है, आई एम नॉट सेफ, ठीक है, या मेरी फैमिली को भी हो जाएगा। तो जब किसी को कुछ नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका ये यहाँ पे यू गॉट द चांस कि अब आप एविडेंसेस इकट्ठे कर सकते हैं कि सी नथिंग हैज हैपेंड, इफ यू डिडंट वॉश योर हैंड्स तो नथिंग हैज हैपेंड। तो ये बेसिकली जो है हम करते हैं। अच्छा, इस कुछ सिचुएशंस में जैसे टेबल तो ऑफिस में है, आपने कर लिया, गार्बेज कैन भी है, आपके अगर थेरेपिस्ट के उसमें है तो आप कर सकते हैं। हर सिचुएशन नहीं होती है, बिकॉज थेरेपिस्ट कांट गो टू द पब्लिक प्लेसेस, तो वहाँ पे फिर हम इमेजिन्ड एक्सपोजर कराते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे एक्चुअल भी हो सकता है, इमेजिन भी होता है, तो वहाँ पे फिर हम इमेजिन कराते हैं, उन सिचुएशंस में भी द थेरेपिस्ट कांट गो। सो अब यहाँ पे आपका पहला साइकिल ब्रेक हो, ठीक है, सो वी ब्रेक द साइकिल फ्रॉम हियर, कि ये अब कंपल्शंस हमने कम कर दी।
वंस इट इज़ ब्रोकन, अब हमारे पास नाउ वी हैव अ चांस, यहाँ हम साइकोथेरेपी के अंदर फिर हम अब किसको टारगेट करते हैं, अब हमारे पास जो है वो क्लाइंट की डिसफंक्शनल बिलीव्स हैं, उसकी ऑब्सेशंस हैं और ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है, दिस इज़ द की एरिया फिर जहाँ पे हम काम करते हैं। ये क्योंकि ये भी टेम्प्रेरी है जो आपने यहाँ किया है, लेकिन डिसफंक्शनल बिलीफ जब तक आप नहीं उसके ये जो है डिसफंक्शनल बिलीफ आप इनको अनइंस्टॉल नहीं करेंगे, ये जो अनहेल्दी लर्निंग यहाँ हुई है इसको अनलर्न करके यहाँ न्यू हेल्पफुल बिलीव्स नहीं उसे लर्न कराएंगे, तब तक ये उसकी चांसेस हैं कि कब लाइफ में कोई भी क्रिटिकल इवेंट हो तो उसकी ऑब्सेशन जो है दोबारा से ट्रिगर हो सकती है। सो दिस इज़ द की एरिया, यहाँ हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहलाते हैं, बिलीफ चेंज एक्सरसाइज कहलाती है, ठीक है। हम उसके बिलीफ के अगेंस्ट एविडेंसेस जो हैं, क्योंकि वो जो बिलीफ होता है ना, जो उसका फॉर्म हुआ होता है, उस बिलीफ के अगेंस्ट कुछ उसके पास एविडेंसेस होता है, तो थ्रू आउट द लाइफ उसने वो एविडेंसेस इकट्ठे किए होते हैं जिसकी बेसिस पे यानी वो बिलीफ स्ट्रेंथन होता है, यानी एक थॉट आई है, उस थॉट का कॉन्सिक्वेंस, उसके बाद एक सिमिलर थॉट यानी एक मेरे जहन में एक इवेंट हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ, उसकी बेसिस के ऊपर एक मेरी परसेप्शन डेवलप हुई, ठीक है, और उस परसेप्शन को वो मेरी लाइफ यानी मेरे माइंड में आ गई। उसके बाद एक सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग, मेरी वो ऑलरेडी डेवलप परसेप्शन क्या हुई, वो स्ट्रेंथन हो गई। कुछ अरसे के बाद फिर जो है एक और सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस की बेस पे वो जो मेरी और उसमें भी वही जो परसेप्शन थी मेरी वो रीइंफोर्स हुई, तो दिस इज हाउ द परसेप्शंस रीइंफोर्स्ड एंड दे बिकम बिलीफ, वो बिलीफ बन जाती हैं आपकी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि उसकी क्लाइंट की लाइफ में, इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं, कि क्लाइंट सिर्फ लाइफ में उन एक्सपीरियंसेस पर फोकस कर रहा होता है जहाँ पे उसका ये जो इसके बिलीफ जो डिसफंक्शनल बिलीफ होता है इसको स्ट्रेंथन कर रही होती है। उसकी लाइफ में मल्टीपल ऐसी एग्जाम्पल्स होती हैं कि और उसी की लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर कि जहाँ पे उसकी जो इसके इस बिलीफ को काउंटर कर रही होंगी, लेकिन वो उनको डिस्काउंट कर देता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव फिनोमेना काम करता है, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। तो यहाँ पे जो हम साइकोथेरेपी के अंदर काम जो दूसरी इंटरवेंशन है कॉग्निटिव, यानी ये वाली बिहेवियरल इंटरवेंशन कहलाती है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, और क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है मेन थेरेपी जो हम करते हैं इसमें। और सेकेंड हमारे पास भी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है, बिलीफ चेंज, जहाँ हम उसके डिसफंक्शनल बिलीव्स को अनलर्न कराते हैं, ठीक है, पहले चैलेंज कराते हैं, उसकी ही लाइफ एक्सपीरियंसेस से, एंड देन उसके बाद अनलर्न किए जाते हैं। तो दिस इज द थेरेप्यूटिक वर्क which we do in with clients with obsessive compulsive disorder। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर क्लाइंट का क्योंकि ये एक वो होता है इंडिविजुअलाइज प्लान होता है, मेनली ये आपकी इंटरवेंशन से जो की जाती है यहाँ पे फोकसिंग ऑन योर चेंजिंग योर अनहेल्पफुल थॉट्स, अनहेल्पफुल बिलीव्स। सो मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ, आई थिंक हमने काफ़ी टाइम ले लिया, तो उसके बाद वी विल अच्छा, जो शानुल्ला साहब आपने ये सवाल पूछा है, अच्छा जो आप WHO का देखें, आप जो बता रहे हैं ना, अगर WHO के आप बार बार अपने हाथ धोते हैं, WHO ने आपको ये बताया है कि आप 20 सेकेंड्स तक अपने हाथ धोइए, और उन्होंने एक तरीका बताया है। अब अगर वो हाथ धोने के बाद भी, इस पर आई वुड से डॉक्टर माजिद का भी देखिएगा, ही ऑल्सो एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। तो क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है तो लेकिन मैं भी आपको कर देती हूँ ताकि हम ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि अगर 20 सेकंड के बाद भी किसी को तसल्ली नहीं होती है, 20 सेकंड्स आपने जो WHO का बताया हुआ क्राइटेरिया है, आई वॉश माई हैंड्स, मैं सेटिस्फाइड हो गई और मैं अपने कामों में लग गई, लेकिन अगर उसके बाद भी जो है ये मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है और मैं 20 सेकंड के बाद भी हाथ धोए जा रही हूँ, तो देन दिस इज समथिंग विच इज अपसेटिंग। फिर हमें ये देखना होगा कि अगर एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस, क्या वो मेरी डे टू डे फंक्शनिंग को भी इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसका मतलब है, इफ़ यू रिमेंबर मेरा एंग्जाइटी वाला प्रोग्राम देखिएगा, उसके अंदर मैंने जो एक एक्सरसाइज कराई थी जिसमें मैंने आपको दैट वाज समथिंग हैपेंड, और मैंने ये लिखा था कि जो समथिंग हैपेंड दैट इज नॉट द प्रॉब्लमैटिक, द मीनिंग वी अटैच टू दैट समथिंग, जैसे जो अभी भी मैंने बताया कि उसकी थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी जो मिस इंटरप्रिटेशन मैं कर रही हूँ दैट इज बेसिकली इज एक्चुअली कॉजिंग एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। तो इसका मतलब है कि मुझे अब जैसे ये एक्सरसाइज तो आप अगर चाहें तो आप डॉक्टर फारूक ज़ैद अहमद ट्रस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी दैट इज़ ओपन, यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट एंड विद कंसल्टेशन विद अ थेरेपिस्ट आप ये लर्न कर सकते हैं रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एंड बाकी थेरेपीज, ताकि आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकें। लेकिन अगर वो आपकी लाइफ में कोई इम्पेयरमेंट नहीं ला रही है
तो फिर वो जो है उसको हम नहीं कहेंगे। तो कोरोना वायरस को हम ओसीडी से, यस चांसेस हैं ओसीडी क्लाइंट्स के लिए कैन बी डिस्ट्रेसिंग, लेकिन इसको हम लिंक नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई 20 सेकंड हाथ धोने के बाद इज फाइन, तो वो हम किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं ना। बट वंस द वायरस इज ओवर एंड स्टिल यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, फिर दैट इज समथिंग विच इज एबनॉर्मल। थैंक यू डॉक्टर अल इमरान फॉर योर कमेंट्स। आपने बहुत अच्छा ऐड किया है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दैट्स इट। तो फिर अब हम आज का अपना प्रोग्राम जो है एंड करते हैं। आई होप इट वुड हैव हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ओसीडी डेवलप कैसे होता है, किस तरह से आपके अर्ली एक्सपीरियंसेस, पेरेंटिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किस तरह से आपके उनको फॉर्म करती हैं और बिलीव्स को फॉर्म करती हैं, हाउ दे इन्फ्लुएंस योर इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्सेशनल थॉट्स, और किस तरह से वो फिर आपके लिए एक साइकिल कंटिन्यू होता है। और आई होप कि दिस वुड बी, और आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को भी आपको लग रहा है बेस्ड ऑन दिस जो मेरा आज का सेशन है कि किसी किस तरह के सिम्टम्स हैं, ओवर डिस्ट्रेसिंग हैं और एंग्जाइटी प्रोवोकिंग हैं, कुछ कंपल्सिव एक्स भी हैं, तो जैसे मैंने बताया कि फारूक ज़ैड अहमद ट्रस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ ओपन, तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। वकास से मैं कह दूँगी वो शेयर कर दें, और आई थिंक ऑलरेडी हमारे पेज पे शेयर्ड है इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो आई विल सी यू इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट वीक और week subsequent to next week with another topic. So till then, Allah Hafiz, stay safe and blessed.